और उसमें पाठ नंबर 8 और ये कविता है और कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता का जो शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं और इसकी कवियत्री कौन है? कवित्री है जया जादवानी। तो बच्चों इस कविता में मैं पहले आपको इसका थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। तो इस कविता में जो है कवित्री ने हमें ये संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से जो है ये संदेश वो देना चाहती है। क्या संदेश देना चाहती है? कि व्यक्ति को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। उससे हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी कठिन विपत्ति आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हिम्मत के साथ क्या है कार्य करते रहना चाहिए। ये संदेश जो है इस कविता के द्वारा कवित्री इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है। देखिए तो सबसे पहले इस कविता को मैं एक बार पढ़ देती हूँ, उसके बाद इसका मैं अर्थ आपको समझाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में देखिए, पुस्तक अपने साथ जरूर रखा करो बच्चों। देखिए उसमें ना, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। बहुत ही सरल भाषा में ये कविता लिखी गई है और इसका भाव भी पढ़ने से ही हमें काफी हद तक जो है समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कवित्री जो है जया जादवानी जी, उनका कहना है कि व्यक्ति को उसके जीवन में जब कोई कठिन समस्या आती है या कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उन्हें से क्या है उनको देखकर घबराना नहीं चाहिए, उनको देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि क्या है व्यक्ति को उदास होने की, निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए मुसीबत के समय और अपनी सोच जो है सकारात्मक रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना चाहिए और अपने ये नहीं कि एक मुसीबत यदि व्यक्ति के सामने आ गई तो उसके कारण जो है वो अपने और कार्यों को छोड़ दे या उसी को लेकर बहुत परेशान होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति के जीवन में भले ही कितना ही कठिन समय आए, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में आए, तो व्यक्ति को हिम्मत रखनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए और साहस के साथ उस मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए और उस जो भी समस्या है उसका हल निकालना चाहिए और उसको मुसीबत को दूर करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं होती कैसी भी विपरीत परिस्थितियां। अभी भी तो इस बात को जो है सिद्ध करने के लिए कवित्री ने अनेक तर्क दिए हैं इस कविता में। देखिए जैसे अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, तो जो कवित्री है वो क्या कह रही है कि एक छोटी सी चिड़िया है तो वो भी उसके जीवन में भी उम्मीद की किरण के आधार पर ही वो अपना कार्य करती है। कैसे? अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, एक छोटी चिड़िया है वो मनुष्य की तुलना में तो बहुत छोटी ही होती है, तो वो क्या कर वो अपना घोंसला बनाती है। घोंसला कैसे बनाती है? इतनी छोटी होने के बावजूद भी एक एक तिनका जो है बहुत प्रयास से वो इकट्ठा करती है, बहुत मेहनत उसको करनी पड़ती है, इतना एक एक तिनका जोड़ के वो अपना घोंसला बनाती है। तो अभी भी दबा है चिड़िया की, तो चिड़िया जो है अपनी चोंच में तिनका दबाकर लगातार जो है अपना कार्य करती रहती है और अंत में वो सफलता प्राप्त कर लेती है।
एक एक दिन का जोड़कर। तो उसी प्रकार जो है व्यक्ति को भी यदि कोई कठिन परिस्थिति आती है तो घबराना नहीं चाहिए और उसे क्या है धैर्य रखकर आगे जीवन में साहस से उसका मुकाबला करना चाहिए मुसीबत को। और वह उड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि छोटी सी चिड़िया जो है वो भी उसके सामने तो कितनी मुसीबत आती है लेकिन फिर भी वह घबराती नहीं है और उसने क्या है अपनी चोंच में चिड़िया ने तिनका दबा रखा है और उस तिनके को दबाकर वह उड़ने की तैयारी में, अर्थात वो अपना जो है पूरी हिम्मत के साथ मेहनत के साथ जो कार्य करती रहती है और अब उसका जो लक्ष्य है घोंसला बनाना उसे पूरा कर लेती है और उसे सफलता हासिल होती है। तो उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने जीवन में अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झड़ती हुई पत्ती अर्थात पेड़ से जो गिरती हुई पत्ती है उसको थामने को अर्थात पकड़ने के लिए एक हाथ कोई हाथ जो है बैठा है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि आपकी मदद करने के लिए दूसरे लोग भी तैयार रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो दूसरे व्यक्ति जो है उसकी मदद करने के लिए तैयार भी आपको मिलेंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि व्यक्ति को अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए, सकारात्मक सोच उसे रखनी चाहिए अपनी। और इसका उदाहरण वो देती है, देखिए कि अब व्यक्ति को जीवन में क्या है हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि अभी भी स्टेशन पर हमें जो है भीड़ भाड़ दिखाई देती है। ये अभी से मतलब आप ये बस समझ लेना, क्योंकि जब कवित्री ने जो कविता लिखी होगी उस समय की बात है, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो अभी भी जो है स्टेशन पर भीड़ है, अर्थात लोग जो है इकट्ठा होते हैं, लोगों की भीड़ है और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक अर्थात जो उसका निर्धारित स्थान है, जहाँ उसकी मंजिल है, जहाँ तक उसको जाना है रेलगाड़ी को। तो रेलगाड़ी क्या है उसमें बैठते हैं यात्री और यात्रा करके फिर अपने गंतव्य तक वो उनको रेलगाड़ी पहुंचा देती है। तो इसलिए व्यक्ति क्या है लगे ही रहते हैं अपने कार्य पूरा करने में, इसलिए हमें भी लगातार अपने कार्य जो है वो करते रहने चाहिए। प्रयास व्यक्ति को अपनी तरफ से कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो आगे फिर तीसरा उदाहरण इसमें कवित्री देती हुई कहती है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो यहाँ पर जो दिन भर जो व्यक्ति अपने घर से निकलते हैं काम करने के लिए, दिन भर काम करते हैं, तो शाम के समय या संध्या के समय जो है उनके घर वाले उनका इंतजार करते हैं कि और मानो ये कह रहे हो उनसे कि अब तो क्या है सूरज डूबने का वक्त हो गया है, संध्या हो गई है, सूरज भी डूबने को है, तो आप अपना काम जो है पूरा समाप्त करके घर आपको आना चाहिए। और आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है, घर के सदस्य जो है आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको घर आ जाना चाहिए। तो यहाँ भी एक जो है उम्मीद जो है घर वालों को रहती है। आगे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आगे देखिए, इसमें बताया गया है कविता में उस कथा का आखिरी हिस्सा, अर्थात जहाँ संयुक्त परिवार होते हैं उनमें आज भी बच्चों को जो है दादी नानी उनकी कहानियां सुनाती हैं और कहानी सुनाती है। तो उस कथा का आखिरी हिस्सा, और वो जो कहानी सुनाई जाती है उस कहानी का आखिरी हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है, जो बूढ़ी नानी बहुत पुराने समय से इस प्रकार की कहानियां बच्चों को सुनाती रहती है। बूढ़ी नानी दादी जो है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी का संयुक्त परिवार है तो वहाँ दादा दादी के साथ बच्चे रहते हैं, नाना नानी उनके जो रहते हैं, तो उनके साथ कैसे उनको जो बड़े बुजुर्ग हैं बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे उनको कहानियां सुनाते हैं। तो यहाँ पर कवित्री बता रही है कि बूढ़ी नानी और उनकी जो दादियां हैं बहुत पुराने समय से ये कहानी उनको सुना रही है और उस कहानी का जो आखिरी हिस्सा है
उसमें क्या बताया गया है, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। तो जो नानी कहानी सुनाती है उसमें ये है कि अंतरिक्ष में कुछ लोग गए, कुछ लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहां पर कुछ काम करते हैं, तो कुछ कार्य करते हैं, उसके कारण कुछ लोग तो मारे जाते हैं और कुछ लोग वहां पर बच जाते हैं। तो उन बचे हुए लोगों को जो है अंतरिक्ष में की दुनिया में लेने के लिए जो है एक बस जाएगी और वहां से उनको वापस लेकर आएगी। तो इन पंक्तियों में भी जो है कवित्री ने क्या है, एक सकारात्मक सोच रखने का ही संदेश छुपा हुआ है कि व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में हताश निराश नहीं होना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी कठिन समस्या उसके सामने आ जाए, उसे धैर्य रखना चाहिए और आशावादी व्यक्ति को जो है बनना चाहिए। सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने जीवन में रखनी चाहिए और हिम्मत और धैर्य से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये संदेश जो है कवित्री इस कविता के द्वारा देती है। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं। तो यदि कोई कठिन परिस्थिति व्यक्ति के सामने आ जाती है तो व्यक्ति को उस समय को या कठिन कार्य उसको उस कार्य को भी बहुत कठिन नहीं मान लेना चाहिए कि पहले ही उससे दूर हो जाए कि नहीं ये काम तो बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता हूँ इसको, या फिर ये ऐसी समस्या मेरे सामने आ गई है, इससे मैं कैसे दूर करूंगा। तो ऐसा नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को सोच हमेशा अपनी सकारात्मक रखनी चाहिए और जीवन में हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराशावादी नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए और अपनी तरफ से धैर्य और हिम्मत रखते हुए अपने जीवन में जो भी उसका लक्ष्य है निर्धारित किया है उसने अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। उसकी जो मनुष्य की जो मंजिल है उसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो प्रयास जो है अपनी तरफ से पूरा करना चाहिए। और तो यही जो संदेश है इस कविता के द्वारा कवित्री ने दिया है। ठीक है बच्चों, बहुत छोटी सी और सरल कविता है, तो कविता का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, आगे अब इस कविता पर आधारित जो प्रश्न है, प्रश्न हम देती हूँ, है ना, मौखिक रूप से मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, तो नंबर 1 बच्चों पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न अभ्यास और पाठ से। पाठ से का पहला प्रश्न है इसमें, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो कवित्री ने जो कहा है ना कि यह कठिन समय नहीं, ये पहली पंक्ति है और आखिरी पंक्ति भी इसी से समाप्ति की है कविता की। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह कठिन समय नहीं, इस बात को, अपनी बात को कौन कौन से तर्क देकर कविता में कवित्री ने प्रस्तुत किया है, स्पष्ट कीजिए। आपको एक तर्क जो दिए हैं ये बताना, कौन कौन से तर्क हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कि चिड़िया जो है, एक छोटी सी नन्ही चिड़िया क्या है, वो अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में, अर्थात वो भी अपने कार्य में लगी हुई है, वो भी अपना कार्य पूरा करने में अपनी तरफ से प्रयासरत है। फिर दूसरा जो है वो बताया है, पेड़ से गिरती हुई पत्ती को, पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए हाथ जो है थामने को बैठा है हाथी। यदि कोई पेड़ से गिरती हुई पत्ती है तो उसको थामने के लिए हाथ तैयार है, अर्थात लोग जो है मदद करने के लिए तैयार है। आगे स्टेशन पर फिर तीसरा जो उदाहरण जो दिया है कवित्री ने वो दिया है कि स्टेशन पर भीड़ भाड़ है और रेलगाड़ी जो है वो अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक जाती है और लोगों को जो है उनका जो निर्धारित स्थान है जहाँ जाना है वहां तक उनको पहुंचाती है। और इसके बाद फिर अगला जो तर्क है वो दिया गया है कि घर पर जो है कोई इंतजार करते हुए ये कहा जाता है, घर का सदस्य यदि कहीं बाहर जाता है तो उसके लिए इंतजार करते हुए कहा जाता है, और शाम को जो घर के सभी सदस्य उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि अब तो क्या है, सूरज डूबने का समय हो गया है, अब घर आ जाओ। तो ये इस प्रकार से जो है ये तर्क इसमें दिए गए हैं कि
तर्कों के माध्यम से कवित्री ये कहना चाहती है कि यह कठिन समय नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हमें इस प्रकार से ये तर्क हमें इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? तो बहुत ही सरल प्रश्न है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? उड़ने की तैयारी में क्यों है वो? तिनका ले जाएगी और उससे क्या क्या करेगी? वो तिनका ले जाकर तिनके बहुत सारे एक एक तिनका इकट्ठा करती है बहुत ही परिश्रम के साथ, और उनको इकट्ठा करके फिर अपने लिए घोंसला बनाएगी। अब आगे देखिए अगला प्रश्न। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार, निरंतर और बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? इस प्रश्न को समझिए। इसमें पूछा गया है कि इस कविता में कई बार अभी भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आपको क्या करना है? इसी अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाने, और 3 वाक्य बनाकर ये देखना है कि उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो इस प्रश्न में जो है अभी भी शब्द से हमें 3 वाक्य बनाने हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए हमने वाक्य बनाया, जैसे पिछले सप्ताह से यहाँ बर्फ पड़ रही है और अभी भी क्या है? जारी है। तो इसमें हमें लगातार जो कार्य होने का भाव पता चल रहा है कि पिछले सप्ताह से यहाँ बर्फ गिर रही है और अभी भी जारी है। तो इस वाक्य में हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि कोई काम जो है वो लगातार हो रहा है, लगातार होने का भाव हमें पता चल रहा है। इसमें 3 उदाहरण पूछे गए हैं ना। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे दूसरा है निरंतर। तो इसका उदाहरण हमने जैसे लिया, नशीली दवाइयां छोड़कर तुम अभी भी सामान्य जीवन जी सकती हो। तो अभी भी का प्रयोग करते हुए हमने ये वाक्य बनाया और इसमें हमें निरंतरता का भाव पता चल रहा है कि नशीली दवाइयां छोड़कर तुम अभी भी सामान्य जीवन जी सकते हो। तो यहाँ इस वाक्य के द्वारा हमें निरंतरता के भाव का पता चल रहा है। आगे देखिए फिर तीसरा, हाँ 2 उदाहरण हो चुके हैं हमारे। तीसरा उदाहरण हमने देख लिया, जैसे हाँ, रक्त समय पर रक्तदान करके जरूरतमंद व्यक्ति की जान अभी भी बचाई जा सकती है। तो इसमें भी हमें बिना रुके चलने वाले भाव का पता चल रहा है इस वाक्य के द्वारा। इस प्रकार से हमें क्या करना है? अभी भी शब्द का प्रयोग करते हुए 3 जो वाक्य है वो बनाने हैं और उनमें ये देखना है कि हमें उसमें लगातार या निरंतरता का भाव हमें स्पष्ट हो। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आप आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये हो चुके हैं हमारे पाठ से के 3 प्रश्न जो थे। हाँ, अब चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखें। अब पहले तो हमने क्या देखा? केवल अभी भी इस शब्द का ही प्रयोग करके हमने 3 उदाहरण 3 वाक्य बनाने थे। 3 वाक्य हमने देखे। अब इस चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके। तो अब इसमें क्या बदलाव है? इसके साथ हमें क्या जोड़ना है? अभी भी के साथ नहीं और जोड़ना है। क्या जोड़ना है? नहीं। तो नहीं और अभी भी दोनों को हमें एक साथ प्रयोग करना है एक ही वाक्य में, और फिर इस प्रकार से हमें वाक्य बनाना है और 3 वाक्य लिखने हैं। और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छुपे हुए हो सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, मौखिक रूप से बता देती हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमने वाक्य बनाया, यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है। यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है
इसलिए लड़कियां अभी भी पढ़ने के लिए शहर जाती हैं। यहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है, इसलिए लड़कियां पढ़ने के लिए अभी भी शहर जा रही हैं। इस वाक्य में हमने देखिए नहीं और अभी भी दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ कर दिया है। तो इस प्रकार से वाक्य बनाना। आगे फिर एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उदाहरण हमने दूसरा लिया, अतिथि, अतिथि या मेहमान भी हम कह सकते हैं। मेहमान अब तक नहीं आए हैं, लगता है उनके आने में अभी भी देर है। मेहमान अब तक नहीं आए हैं, तो नहीं का प्रयोग हमने कर दिया। मेहमान अब तक नहीं आए, तो नहीं शब्द का प्रयोग हो गया। लगता है कि उनके आने में अभी भी समय लगेगा या वक्त लगेगा। ये दूसरा उदाहरण, ठीक है। इस प्रकार से दो उदाहरण हो चुके हैं। अब तीसरा देखिए। जैसे तीसरा उदाहरण, जून बीतने पर भी वर्षा नहीं हुई। मतलब जून का महीना निकल गया, जून बीतने पर भी वर्षा नहीं हुई और सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली। जून बीतने पर भी, जून का महीना बीतने पर भी वर्षा नहीं हुई और सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली। तो इस प्रकार से अभी भी और नहीं का हमने क्या है, एक साथ प्रयोग किया। तो ऐसे वाक्य बनाने हैं इसमें। ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। आगे फिर कविता से आगे देखिए। कविता से आगे में है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश है। तो इसमें तो ये प्रश्न क्या कैसा है, देखिए। घर के बड़े बूढ़े, जो आपके दादा दादी या और भी कोई बड़े सदस्य हो सकते हैं, वो आपको बच्चों को सुनाई जाने वाली कोई कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए। ऐसी कहानी यदि आपने कभी सुनी हो अपने घर में, तो उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और उसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। ऐसी कोई कहानी जो आपने सुनी हो और उसमें अंत में जो है, कहानी के अंत में कठिन ऐसी कोई परेशानी आ गई है, मुसीबत है, कठिन परिस्थिति आ गई है और उस कहानी का जो भी नायक है या जो भी उसका पात्र है, वो अंत में उन कठिन परिस्थितियों पर कैसे विजय प्राप्त करता है। यदि ऐसी कोई कहानी आपने सुनी है तो ये आपको लिखनी है। ये इस प्रश्न में पूछा गया है और उसमें जीतने का संदेश है। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि कहानी के अंत में जो आखिरी हिस्सा है, जहाँ समाप्ति हो रही है, हाँ किस बच्चे ने क्या, हाँ मैं लिखवा दूंगी, अगली क्लास में लिखवाऊंगी। पहले आप मौखिक तो समझ लीजिए, मैं मौखिक बता रही हूँ। पहले समझ लीजिए, अगली क्लास में लिखवा दूंगी, है ना। समझना भी जरूरी है किसी चीज को। आगे फिर अगला प्रश्न देखिए। कविता से आगे का दूसरा, कविता से आगे का दूसरा प्रश्न देखिए। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। ठीक है। जब भी आप घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है। तो बच्चे जाते हैं, आप लोग शाम के समय का अधिकांश बच्चे खेलने के लिए जाते हैं खेल के मैदान में। फिर वहां से भी वो लौटकर जब एकदम सूर्य अस्त हो जाता है तो उसका ये संकेत होता है कि बच्चों को क्या है, घर लौट जाना चाहिए। कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार रखिए। अब ये प्रश्न भी इसी प्रकार का है। देखिए क्या पूछा गया है इसमें। जब आप घर से आते हैं स्कूल, तो स्कूल आने के बाद क्या होता है, जब स्कूल का समय जितना निर्धारित समय है, उसके बाद जो है आपके घर वाले, घर में जो मम्मी है, दादी है और भी कोई सदस्य हो सकता है, तो वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं ना। और दूसरी बात यहाँ पर बताई गई खेल के मैदान की गई। जब खेलने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं खेल के मैदान में और सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी ये संकेत दिया जाता है कि अब क्या है, बच्चों को घर लौट जाना चाहिए।
तो उस समय भी आपके घर के सदस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं कि घर में जो आपके सदस्य हैं या माँ दादी या और भी कोई सदस्य हो सकते हैं, तो वो जो है उनके विषय में आप क्या सोचते हो, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। ये प्रश्न भी इसी प्रकार का है, तो इसको आपको अपने विचार लिखने बच्चों इस विषय पर। ठीक है, आगे देखिए अनुमान और कल्पना वाला प्रश्न। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस